गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र छिपा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। चलिए, आपके चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स। अब उस चैप्टर का हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, ये टॉपिक हमें पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो एक छोटे से रूप में तो अपन पढ़ चुके थे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन में। अब थोड़ा बड़े रूप में पढ़ते हैं जिसमें मैक्सवेल बोल्ट्जमान एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का भी आएगा और आर्हेनियस इक्वेशन भी यूज होगी। क्लियर? तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करें कि जब किसी रिएक्शन में हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होगी तो यहाँ पर कॉलिजन्स बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और नंबर ऑफ कॉलिजन्स इंक्रीज होंगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी इंक्रीज होगी। क्लियर? तो ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जो क्या कहता है कि जब किसी रिएक्शन के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसके रिएक्टेंट के काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उनके बिटवीन कॉलिजन्स की नंबर भी बढ़ेगी और जब नंबर ऑफ कॉलिजन्स इंक्रीज होंगे तो उनकी रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी, मतलब रेट इंक्रीज होगी। क्लियर? अब जनरली हम क्या कहते हैं? जनरली हम कहते हैं कि जब किसी रिएक्शन के टेम्परेचर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीमेंट किया जाता है। किसका इंक्रीमेंट किया जाता है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीमेंट किया जाता है। क्लियर है? तो उसकी जो रेट है वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड वाली रेट से जस्ट डबल और ट्रिपल हो जाती है, जनरली डबल हो जाती है। क्लियर? क्या कहा मैंने? जब किसी रिएक्शन के टेम्परेचर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीमेंट किया जाता है, वृद्धि की जाती है, तो रिएक्शन की रेट पहले से डबल हो जाती है। क्लियर? इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जो अपन लिखें टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या आएगा? ये आता है KT + 10/KT। ये क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली 2 होगा और कभी कभी ये 3 होता है, लेकिन जनरली ये 2 होता है। मतलब जब अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि की जाएगी तो उसका ताप जो होगा वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर जो अभिक्रिया का वेग होगा वो पहले की तुलना में दुगना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट की डेफिनेशन क्या है? द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट T + 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड T डिग्री सेंटीग्रेड इज नॉन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट। मतलब T + 10 डिग्री सेंटीग्रेड और T डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का जो रेशियो आता है वही कहलाता है आपके टेम्परेचर कोफिशिएंट। एनी कंफ्यूजन? अब यहाँ पे हम बात करें कि टेम्परेचर के इफेक्ट को समझाने के लिए मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिया। क्या दिया? एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिया। तो हम बात करते हैं मैक्सवेल और बोल्ट्जमान, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमान एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ओके, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। क्लियर? तो यहाँ पे मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने क्या किया कि जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी और मोर एनर्जी, तो NE/NT, और यहाँ पर टेम्परेचर के बिटवीन एक ग्राफ खींचा तो वहाँ एक कर्व ऑब्टेन हुआ। उस कर्व को हमने कहा मैक्सवेल बोल्ट्जमान कर्व या मैक्सवेल बोल्ट्जमान एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व।
एन ई क्या है, ई है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी और मोर एनर्जी, और एन टी क्या है आपके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर? तो यहाँ पर जब ये ग्राफ खींचा इन्होंने तो ये ग्राफ कैसा आया वो देखिएगा। यहाँ पे आपने ले लिया एन ई बट्टे एन टी, और यहाँ पे आपने ले ली काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो ग्राफ आएगा, ये ग्राफ कैसा आएगा, ये ग्राफ ऐसा आएगा। क्लियर? यहाँ जो है ये ई ऊर्जा है, मतलब दहली ऊर्जा है। तो इसके बाद जो आएंगे ये यहाँ पर ये वो अंश है जिनकी ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर है, और इसके आगे उससे ज़्यादा वाला है। तो आप जानते हैं केवल वे ही क्रियाकारक अणु क्रिया करते हैं जिनके पास वे ही क्रियाकारक अणु क्रिया करते हैं जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी या उससे ज़्यादा एनर्जी होती है। तो ये क्या है, यहाँ पर ये वो फ्रैक्शन है जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल है या उससे ज़्यादा है। मतलब यही जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ही रिएक्शन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। क्लियर? मतलब रिएक्शन करने वाले मॉलिक्यूल्स की नंबर, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच रिएक्ट एट 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच रिएक्ट एट 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। क्लियर? अब यहाँ पे अपन बात करें, ये पूरा फ्रैक्शन आ गया इसमें ना, ये पूरा एरिया आ गया। क्लियर? एरिया ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच रिएक्ट विद एट 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो बिंदु आ रहा है ये इसका क्या है, पीक है, शीर्ष है, टॉप है। तो यहाँ पर जो एनर्जी आएगी, इस एनर्जी के लिए एन ई अपॉन एन टी की वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम होगी। तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स की एनर्जी होगी। तो ये क्या कहलाएगी आपके, ये कहलाएगी आपके मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी एट 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ओके? अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम टेम्परेचर में इंक्रीमेंट कर रहे हैं। क्लियर? और यू नो डैट जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद हायर काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ राइट हैंड साइड की ओर शिफ्ट हो जाएगा। किधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, राइट हैंड साइड की ओर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना, एरिया अंडर द कर्व, इस ग्राफ के अंदर का जो एरिया है वो ऑलवेज सेम रहेगा, चाहे टेम्परेचर बढ़ाओ चाहे मत बढ़ाओ, इन दोनों केसेज में सेम रहेगा। बिकॉज द टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1। क्या है टोटल प्रोबेबिलिटी? 1 है। तो यहाँ पर जो ये आएगा, ये क्या है आपके, ये जो है वो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है एट T+10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ओके? और यहाँ पर जो ये आ रहा है भाई, हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ जो एरिया है उन मॉलिक्यूल्स का जो रिएक्शन करता है वो जस्ट डबल हो गया। डबल हो गया इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गई, डबल हो गई। तो यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ मॉलिक्यूल्स विच रिएक्ट एट T+10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है, जब किसी अभिक्रिया के वेग में, जब किसी रिएक्शन के टेम्परेचर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीमेंट किया जाता है तो उसकी रेट जो है, या 10 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीमेंट करने पर थ्रेशोल्ड एनर्जी या उससे ज़्यादा एनर्जी ऑब्टेन करने वाले मॉलिक्यूल्स की नंबर भी डबल हो जाती है, जिससे उसकी काइनेटिक एनर्जी जिससे उसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाती है। क्या हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाती है। तो जनरली क्या
प्रूव हो गया ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाई 10 डिग्री ऑफ ए रिएक्शन देन द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल। एनी कंफ्यूजन? चलिए अब देखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन पर टेम्परेचर के इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्लेन करने के लिए आर्रीनियस इक्वेशन दी जाती है। तो आर्रीनियस ने टेम्परेचर के इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, जो क्या है वो देखिएगा। क्लियर? तो अपन क्या कहते हैं, आर्रीनियस इक्वेशन। आर्रीनियस इक्वेशन क्या है आपके, K इक्वल्स टू A इंटू ई की पावर माइनस EA अपॉन RT, ये कहलाती है आर्रीनियस इक्वेशन। यहाँ पर हियर K क्या है आपका, K इज रेट कांस्टेंट है। क्लियर? A जो है आपका वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, इसे मेडुलन कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेडुलन कांस्टेंट भी कहते हैं, और इसे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं। EA जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, और R जो है वो गैस कांस्टेंट है। क्लियर? और T जो है वो टेम्परेचर है, वो भी कौन सा, केल्विन वाला टेम्परेचर, मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अब आप यहाँ देखिएगा, टेम्परेचर पर केवल ये K डिपेंड करता है, ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट मतलब प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी, और R मतलब गैस कांस्टेंट, ये तीनों टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते, इतना ध्यान रखिएगा। मतलब इन पर टेम्परेचर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अपन यहाँ पर इक्वेशन 1 का लॉगरिथम ले लें। क्या ले लें अपन? लॉगरिथम। तो हमने क्या करा, ऑन टेकिंग लॉगरिथम ऑफ इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 का लॉगरिथम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ln k बराबर इक्वल टू ln a माइनस EA अपॉन RT, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे दो डिफरेंट टेम्परेचर ले लीजिए, T1 और T2, और दोनों के लिए इक्वेशन को लिख दीजिए। तो अपन ने कहा एट T1 टेम्परेचर, और T1 टेम्परेचर पर यहाँ क्या आएगा, ln K1 बराबर क्या होगा, ln A माइनस EA अपॉन RT1। अब आप देखो A, EA और R पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बिकॉज इट डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। क्लियर? तो ये इक्वेशन 3 हो गई। अब यहाँ पे अपन बात करें एट T2 टेम्परेचर, ये डेरिवेशन मैंने आपको 11th में भी करा रखा है, केमिकल इक्विलिब्रियम में, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, वही सेम डेरिवेशन है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा, ln K2 इक्वल्स टू ln A माइनस EA अपॉन RT2, इक्वेशन नंबर 4। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 4 माइनस 3, ओके, 4 माइनस 3, तो यहाँ पे 4 में क्या है, ln K2, 3 में क्या है, माइनस ln K1 बराबर ln A माइनस EA अपॉन RT2 माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, ln A माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, EA अपॉन RT2, ln A से ln A कट गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, log A माइनस log B बराबर log A अपॉन B, तो ln K2 अपॉन K1। क्लियर? और K2 अपॉन K1 आएगा, तो यहाँ पे देखो EA अपॉन R को कॉमन ले लीजिए, तो EA अपॉन R कॉमन आ गया, तो यहाँ पे अंदर तो बचा, ये T1 है बेटा, अंदर तो बचा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, क्या बचा भाई, 1 अपॉन T2। क्लियर? अब यहाँ से T1 और T2 कॉमन ले लीजिए, तो T1 और T2 देखना कितना दिख रहा है ना, T1 और T2 कॉमन ले लिया अपन ने, तो यहाँ पे क्या आ गया, ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन R। अब यहाँ पे T1 और T2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा T1 इंटू T2, तो यहाँ क्या बचेगा, T2 माइनस T1। क्लियर? तो ये बचेगा T2 माइनस T1। क्लियर? अब यहाँ पर इस लॉग बेस E को लॉग बेस 10 में बदलना है, तो हम कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग
K2 अपॉन K1, इसको जो अपन 2.323 से मल्टीप्लाई कर रहे थे उसको नीचे लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये अपॉन 2.303 और R इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। ये आ गया आपके इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन। कोई कंफ्यूजन? चलिए, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेन चीपा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। कैसे हो बेटा? अच्छे हैं? आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ एक, आपको ऑनलाइन पढ़ते हुए, आप अप्रैल से पढ़ रहे हैं, अप्रैल मई जून और जुलाई 4 महीने हो गए, और हमने कोशिश की बेटर से बेटर वीडियोस बनाने की और आपके पास बेटर से बेटर कंटेंट पहुंचाने की। क्लियर? और उस कोशिश में हम काफ़ी हद तक सफल भी हुए और आगे भी हम सफल होंगे। अब सबसे बड़ी बात आती है कि बेटा कब तक हम ऐसे फ्री में पढ़ाएंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कराएं। जो हमने 3000 रुपये रखा है, तो आप सभी विद्यार्थियों को अपना रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कराना है। क्लियर? और ये जो शुल्क है वो आपके एक्स्ट्रा में नहीं है, अतिरिक्त नहीं है, ये शुल्क आपकी जो मेन फीस है उसमें इंक्लूड है, और उसमें से ये आपका कट जाएगा। मतलब जो भी आपकी फीस होगी उस फीस में से ये 3000 रुपये अपने आप डिडक्ट कर दिए जाएंगे जब आप बाकी की फीस फ्यूचर में जमा कराएंगे हमको। ठीक है? आपसे अनुरोध है कि आप जमा कराइए। थैंक यू।